हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उमाकांत। दोस्तों, छारसूत्र और छारसूत्र से रिलेटेड हमारे मन में बहुत अलग डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ भ्रम होते हैं, कन्फ्यूजन होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, पाइलोनेडल साइनस के लिए छारसूत्र एक बहुत ही सरल और प्रभावी ट्रीटमेंट का विकल्प प्रदान करता है। लेकिन जब भी हमको या हमारे आसपास किसी को इस तरह की कोई रोग होता है, तो हम इस ट्रीटमेंट मॉडलिटी को चुनना तो चाहते हैं, लेकिन इससे जो संबंधित हमारे मन में प्रश्न होते हैं, उनका शायद हमको उतना सही और सटीक जवाब नहीं मिल पाया होता है, जिससे हम इसको चुनने में थोड़ा-सा पीछे हटते हैं और किसी दूसरे विकल्प को चुनने की तरफ बढ़ जाते हैं। जबकि छारसूत्र एक बहुत सरल और प्रभावी ट्रीटमेंट विकल्प है पाइल्स, फिस्टुला, फिशर और पाइलोनेडल साइनस के लिए। इन्हीं सब कन्फ्यूज़न, इन्हीं सब क्वेश्चंस और इन्हीं भ्रम को दूर करने के लिए हमने एक तरह के इस पे आधारित छारसूत्र और छारसूत्र ट्रीटमेंट पे आधारित सवालों की एक सीरीज़ शुरू की है। जिसमें हमारी कोशिश रहती है कि हम एक आपको लॉजिकल और एक सटीक जो जवाब होता है, जो उत्तर होता है, उसको देने की कोशिश करें और जो हमारा सवाल है वो कुछ अगर हमें डाटा मिल सकता है या हमें कुछ रेफ़रेंस मिल सकता है, तो वो भी हम आपको बताने की कोशिश करें। अगर आपके मन में भी कोई किसी तरह का सवाल है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, चाहे मैसेज कर सकते हैं, चाहे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसमें भी आप छारसूत्र से रिलेटेड जो वीडियोज़ पड़े हुए हैं, वो भी शायद आपको भ्रम को और कन्फ्यूज़न को काफ़ी दूर करें। अ, इसी सीरीज़ में जो आज का हमारा सवाल है, ये 8वाँ सवाल है कि छारसूत्र चिकित्सा के बाद पुनः संक्रमण की संभावना कितनी होती है? दोस्तों, जब भी हम सर्जिकल प्रोसीजर या इंटरवेंशन की तरफ जाते हैं, तो हमको लगता है शायद सर्जिकल प्रोसीजर तो बिल्कुल स्टेराइल कंडीशन में हो जाए, लेकिन उसके बाद चूँकि ये मलद्वार से संबंधित बीमारियाँ होती हैं और जो हमारा स्टूल होता है या मल होता है, उसमें मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज़ होते हैं, कुछ पैथोजेंस भी होते हैं जो हमारे घाव को खराब कर सकते हैं और वहाँ पे पैथोजेनिक कंडीशन पैदा कर सकते हैं, सपुरेशन पैदा कर सकते हैं, सड़न पैदा कर सकते हैं। तो हमारे मन में सवाल होता है कि इसमें संक्रमण दोबारा होने की चांसेस कितने रहते हैं? दोस्तों, जब भी हम लोग छारसूत्र को ट्रीटमेंट को पाइल्स, फिस्टुला, फिशर या पाइलोनेडल साइनस अप्लाई करते हैं, तो हम लोग पहले दिन से ही कोशिश करते हैं हम जो प्रोसीजर करते हैं बिल्कुल असेप्टिक कंडीशन में करते हैं, स्टेराइल कंडीशन में करते हैं। उसके बाद जब भी हम लोग ड्रेसिंग करते हैं या हम लोग वहाँ पे क्लीनिंग और हाइजीन करते हैं, वो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हमारे मलद्वार के पास और मलद्वार में सफाई, स्वच्छता और हाइजीन अच्छे से मेंटेन रहें। जैसे अगर हम लोगों ने पाइलोनेडल साइनस के लिए ट्रीटमेंट लिया, तो जो हम लोग 400 इस पे लाइगेट करते हैं पर डे। इसमें जो दोनों ओपनिंग होती है, उसमें हम लोग जात्यदि तेल को से इस ट्रैक को वॉश करा सकते हैं या हम लोग जो क्लोरीन वाटर होता है, उससे भी इसको वॉश करा सकते हैं। इससे हमारा ट्रैक पूरा साफ रहता है और इसमें सड़न और जो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। जब भी हम अपने ट्रैक को सुबह-शाम साफ करते हैं, तो यहाँ पे कोई भी पैथोजन हम लोग को नहीं मिलते हैं। यहाँ पे प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करते हैं। या अगर हम लोग फिशर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो जो भी फिशर बेड जब हम लोग यहाँ हटा देते हैं, तो यहाँ पे हमें सिर्फ़ एक घाव रहता है। यहाँ पे कोई भी एब्सेस बनने के चांस हम लोग को इसलिए नहीं होते हैं, क्योंकि जितना भी प्रोसेस होता है बिल्कुल असेप्टिक कंडीशन में करते हैं हम लोग और प्रॉपर इसकी क्लीनिंग और हाइजीनिक भी हम लोग मेंटेन करते हैं डेली बेसिस पे। अब अगर हम लोग हेमराइड का लाइगेशन करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, जब भी हम लोग हेमराइड का लाइगेशन करते हैं, 400 यहाँ बंधा रहता है, तो उसके मार्जिन्स पे मल के पार्टिकल फँसने के चांसेस रहते हैं, तो हम लोग उसको भी पर डे क्लीनिंग और वॉशिंग करते रहते हैं और जाते तेल का एप्लीकेशन करते हैं। ऐसे ही जो फिस्टुला ट्रैक होता है, फिस्टुला ट्रैक को भी हम लोग रोज़ वॉश कराते रहते हैं और जाते तेल की ऑयलिंग कराते रहते हैं। जब हम पर डे बेसिस पे सुबह-शाम अपने घावों को देखते रहते हैं और इसको साफ-सुथरा रखते हैं, तो उसमें जो भी इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, वो बहुत ही कम हो जाते हैं और हम लोग अपनी ट्रीटमेंट में जब तक वहाँ पे नॉर्मल स्किन नहीं आ जाती है, तब तक हम लोग अपने क्लीनिंग हाइजीन को मेंटेन करते हैं और ट्रीटमेंट को हम लोग एंड नहीं करते हैं। इसमें एक चीज़ और हमारे पास में है, कुछ हमारे पास डाटा भी है। जैसे इसमें जो री-इन्फेक्शन की बात हो रही है, वो लगभग 5 से 10% की कई बार होती है, अगर हम लोग उतना प्रॉपर से सारे लोग उतना अटेंटिव नहीं होते हैं। अगर अपने घाव को हम लोग प्रॉपर बहुत अच्छे से साफ नहीं रख पाए, तो उसमें हमें 5 से 10% की इन्फेक्शन की संभावनाएँ भी रहती हैं। ये जो डाटा है, ये हमको आईएमएस, बीएचयू जो क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं, उससे मिलता है। सीसीआरएस की जो रिसर्च रिपोर्ट है या रिसर्चेज़ हैं, वहाँ से हम लोग को भी यही डाटा मिल रहा है।
पबमेड या एनसीबीआई की जो वेबसाइट है, जो इंटरनेशनल जर्नल है, उसमें जो रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं, वो भी इसी डाटा के सोर्स को बताते हैं। जेआरएस जर्नल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेद एंड सिद्धा में पब्लिश जो क्लिनिकल स्टडीज़ होती हैं, वो भी लगभग इसी डाटा के आसपास चीज़ों को बताती हैं। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि इन सारी चीज़ों या इन डाटा को अगर हम लोग सही से कंसीडर करें, सही से इंटरप्रिटेट करें, तो हमें यही लगता है कि इसमें जो री-इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं लगभग 5 से 10% के आसपास के होते हैं। लेकिन अगर हम लोग अपनी जो भी घाव है, जो भी वुंड है, जहाँ पे भी छाछ-सूत का लाइगेशन किया गया है, प्रॉपर मॉर्निंग और इवनिंग में अच्छे से हम लोग उसको क्लीन करें। वहाँ पे जातेदी तेल का यूज़ करें और वहाँ पे असेप्टिक कंडीशन मेंटेन रखें, तो हमें दोबारा संक्रमण के चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं।